अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए रिंग बेल बटन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, एसएससी गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम टैक्सेशन एंड एक्साइज इंस्पेक्टर से रिलेटेड पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, जिन्होंने हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसे ज़रूर देखें। बात करते हैं हम सर्विस टैक्स की। जो सर्विस टैक्स है वो क्या है? इट इज़ ए टैक्स लीव्ड ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जो ये टैक्स होता है ये लगा इम्पोज्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया। जितनी भी सर्विस प्रोवाइड जाती है इंडिया में उस पर सर्विस टैक्स लगता है। और ये एक्सेप्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये टैक्स नहीं लगता। ठीक है। अब जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्विस टैक्स की कलेक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स, वो होती है CBEC की। और फुल फॉर्म होती है CBEC की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है। और जो ये सर्विस टैक्स की जो 15 नवंबर फ्रॉम 15 नवंबर 2015 से 0.5% टैक्स है जो वो स्वच्छ भारत कर रहा है उसके अंडर ये 0.5% टैक्स और लगा दिया गया है इसमें सर्विस टैक्स के अंदर। जो 0.5% मतलब ये स्वच्छ भारत मिशन जो था, उसके लिए हमारी जो सैलरी है उनमें से 0.5% टैक्स वो स्वच्छ भारत कर के लिए के रूप में कटेगा। आगे है, नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज। जो सेंट्रल एक्साइज है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट है वो 1944 में आया था सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और ये इम्पोज होता है, इम्पोज्ड अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है। जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है 1956, इसका क्या कार्य है? ये इम्पोज करता है, इम्पोज्ड सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सोल्ड इन इंटरस्टेट ट्रेड। जो इंटरस्टेट ट्रेड के अंदर जो गुड्स बिकती हैं उस पे सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956 लगता है। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट आया था 1985 में। सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल था वो आया था 2000 में। ठीक है। अब बात करते हैं लोकल बॉडी टैक्स। जो लोकल बॉडी टैक्स इसको बोलते हैं LBT टैक्स भी बोलते हैं, लोकल बॉडी टैक्स। ये टैक्स इम्पोज्ड बाय द लोकल सिविक बॉडीज
ऑफ इंडिया। और ये किस पे? ऑन द एवरी गुड्स इनटू द लोकल एरिया फॉर कंजप्शन। ये जो लोकल बॉडी टैक्स है वो किस पे इम्पोज होता है? जो भी लोकल बॉडीज़ में, जो भी हम इंडिया की लोकल बॉडीज़ में जो गुड्स आती है हमारे लोकल एरिया में कंजप्शन के लिए, हर एक चीज़ लोकल एरिया में उस पर ये लोकल बॉडी टैक्स लगता है। और ये किसके अंडर आता है? एंट्री 52 स्टेट लिस्ट और जो शेड्यूल 7 के अंडर ये आता है। अब बात करते हैं डिडक्शन ऑन अंडर ग्रोस टोटल इनकम बाय फाइनेंस एक्ट 2015। और ये सेक्शन 80C के अंडर आता है। और सेक्शन अंडर जो 80C है उसके अंदर हमें जो डिडक्शन मिलती है, हमें क्लेम कर सकते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमारी टोटल इनकम है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2005 में। और इसमें हम जो मिनिमम अमाउंट जो क्लेम कर सकते हैं वो 500 है, और जो मैक्सिमम अमाउंट हम क्लेम कर सकते हैं वो है 1,50,000। ठीक है। और जो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड, किन किन के लिए क्लेम कर सकते हैं हम? पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, होम लोन के लिए, और स्टैंप ड्यूटी के लिए, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर होम, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो कि 22 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था। और ये फॉर गर्ल चाइल्ड। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004, ये वो 80 ये सभी 80C के सेक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें हम अपनी जो ग्रोस टोटल इनकम है उसको हम इनमें इन्वेस्ट करके उसको क्लेम कर सकते हैं। ये सभी की सभी नॉन टैक्सेबल है, इन पे कोई भी टैक्स नहीं है। हिस्ट्री ऑफ टैक्स इन इंडिया। जो इनकम टैक्स एक्ट आया था वो आया था 1961 में। और जो वेल्थ टैक्स एक्ट था वो आया था 1957 में। और जो गिफ्ट टैक्स एक्ट था वो आया था 1958 में। और जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट था वो आया था 1986 में। और जो कॉपीराइट एक्ट आया था वो आया था 1957 में। और जो कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट आया था वो आया था 1959 में। और जो एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी एक्ट था वो आया था 1938 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो आया था 1999 में। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो आया था 1955 में। और जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट था वो आया था 1956 में। अब बात करते हैं इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड 1860 को आया था, लागू हुआ था। और जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो आया था 1899 में। ठीक है। और जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट था वो आया था 1882 में। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट था वो आया था 2010 में। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2005 में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन को हटाने के लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1988 में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उसके लिए एक्ट आया था 2002 में। ठीक है। अब प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट आया था 1988 में, 1988 में। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया था 1991, 1991 में। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? 1991 में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट आया था 1968 में। रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट आया था 1993 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट थी आया था जो 2005 में। सेल्स ऑफ गुड एक्ट आया था 1930 में। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट आया था 1976 में। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1992 में। ट्रेडमार्क्स एक्ट आया था 1999 में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया था 1882 में। अर्बन लैंड
रिपील एक्ट आया था 1999 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था 1974 में। और जो लास्ट वीकली हॉलीडे एक्ट आया था वो 1942 में। अब जो लास्ट डेट है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वो आर्टिकल 108 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, नॉन ऑडिट केसेस के लिए। क्या नॉन ऑडिट केसेस के होते हैं, जो मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ड्यू टू डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न एसेस हुज बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इज 31 जुलाई। जो लास्ट डेट है नॉन ऑडिट केसेस के लिए वो क्या है, 31 जुलाई है, ठीक है, लास्ट डेट। और जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है वो क्या है, ऑडिट केसेस के लिए वो है, ये किसके लिए है, वो तो ठीक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और ये है एक कंपनी हो, उसके लिए क्या है 30 सितंबर 2017 क्या है लास्ट डेट है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, या तो एक कंपनी के लिए, अ पर्सन अदर देन कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और थर्ड क्या है, अ वर्किंग पार्टनर ऑफ फिर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द एक्ट ऑफ अंडर एनी लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब फर्स्ट क्या है, या तो एक कंपनी हो, सेकंड क्या है एक पर्सन कंपनी से अलग जिसके अकाउंट को रिक्वायर ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, मतलब उसकी जो सैलरी है वो जो स्लैब बनी हुई है इनकम टैक्स के लिए उसके अंदर आती हो, ठीक है। और जो ये नॉन एडिट टैक्स के लिए थी, ये थी जिनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो वो नॉन ऑडिट टैक्स के नॉन ऑडिट केसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एडवांस टैक्स ऑफ इनकम, जो एडवांस टैक्स इनकम के लिए है उसके लिए क्या है, इफ़ द टैक्स लायबिलिटी इज़ मोर देन 10,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। जो टैक्स की लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी मिलती है टैक्स के लिए वो 10,000 से ज़्यादा है, तो उसके लिए एडवांस टैक्स की ज़रूरत होती है और उसको पेड होता है। अगर वो 15 जून से पहले पेड करता है तो उसको 15% चार्जेस लगेंगे, अगर 15 सितंबर तक करता है तो उसको 45% चार्जेस लगेंगे, और 15 दिसंबर तक पे करता है तो 75% चार्जेस, और अगर 15 मार्च को पे करता है तो उसको 100% पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एससीज है वो हु कवर्ड अंडर द सेक्शन 44 AD, जो 44 AD के अंडर आते हैं उसमें ये रिक्वायर होता है।